हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन और इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की साझा पहल आयुष्मान भवन। एक खास पहल जो आम जन में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। आज हमारे साथ है डॉक्टर एकलव्य बोहरा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम। आइए जानते हैं कैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा से हम बिना दवाओं के एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नमस्कार सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सीधा सवालों से शुरू करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लाइफस्टाइल डिसीज जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या योग और प्राकृतिक चिकित्सा इन बीमारियों को रोकने और नियंत्रित करने में कारगर हो सकती है? अगर हाँ, तो क्या ऐसे कुछ विशेष उपचार और तकनीकें हैं जो बिना दवाओं के लोगों को स्वस्थ बनाए रख सकती है? देखिए, योग और जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, ये सिर्फ बीमारियों का इलाज करने के लिए नहीं, ये एक जीवन शैली जीने का भी तरीका है। हमें कैसे जीना है, हमारी क्या डेली रूटीन होना चाहिए, हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, तो ये वो सिखाती है। जैसे कहावत आपने सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो योगा नेचुरोपैथी अगर हमको अपने जीवन में इसकी दिनचर्या को अपनाते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये जो बीमारियां जिनके बारे में आपने बताया, डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, इवन ओबेसिटी है, ये आपस में लिंक्ड है और ये हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। अगर हम इसकी जो दिनचर्या है हमारी नेचुरोपैथी की, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, योग करना, वॉक करना, क्या संतुलित आहार भोजन में लेना, अगर ये चीजें हम अपनाएं तो शर्तियां हम इन बीमारियों पर काबू पा सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इवन अगर एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी दिनचर्या में अपनाए योगा नेचुरोपैथी को, तो वो इन बीमारियों से हमेशा के लिए बच सकता है। और यही एक कारण है डायबिटीज। जैसा कि आप देखेंगे, हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड की कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज को। उसका कारण है गलत दिनचर्या। इवन अब यूरोपियन कंट्रीज योगा नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इनकी जीवन शैली को अपना रहे हैं। तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें इनका डेली रूटीन अपनाना चाहिए। छोटी सी एक चीज देखिएगा आप, आजकल जैसे कोई भी फल है, आम गर्मियों में आता है, मगर हमने उनको कोल्ड स्टोरेज और ऐसा करके हम 12 महीने आम खा सकते हैं। मगर हमें कुदरत की इस जो बनाई हुई चीज है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो जो जिस समय का फल है हमें उसी समय उसका उपयोग करना चाहिए। ये है नेचुरोपैथी, ये है डेली रूटीन कि आपको हर मौसम के अनुसार जो फल आ रहे हैं उनको खाना चाहिए। बेमौसम की चीजों को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। प्रिजर्व कर चीजों को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। नियमित रूप से सुबह शाम अपने एक्सरसाइज या वॉक, फिजिकल वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारे शरीर में मेहनत होती रहे बराबर। आप देखेंगे एक छोटी सी चीज, डायबिटीज कभी भी किसान या मजदूर जो डेली फिजिकल वर्क करते हैं उनको नहीं होती। ये अधिकतर उनको होती है जिनके पास सिटिंग वर्क ज्यादा होता है। तो वॉकिंग एक तरीके से बहाना है जो आपको शारीरिक श्रम करना सिखा रहा है। तो अगर हम अपना शारीरिक श्रम करते रहें, कंटिन्यूएशन में रहें, तो इन बीमारियों से दूर रहेंगे। और संतुलित भोजन लें, गरिष्ठ भोजन को छोड़ें, संतुलित आहार लें। जी जी, बिल्कुल। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि भारत सरकार और आयुष मंत्रालय इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन नई योजनाओं और नीतियों पर काम कर रहे हैं? क्या इस दिशा में कोई बड़े बदलाव या नई पहल देखने को मिल रही है? देखिए, भारत सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ पूरी आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए बहुत काम कर रही है। आज तक आजादी के बाद से लेकर अभी तक इस पद्धतियों के लिए इतना काम नहीं किया गया था जो इन हाल के 8-10 सालों में काम हुआ है। योग दिवस जो हमारे भारत सरकार की मुहिम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगा डे सेलिब्रेशन पूरे वर्ल्ड में करवाना चालू करवाया। इसका इतना फायदा है कि हर व्यक्ति अब योग के बारे में जान गया। अब आप देखेंगे, पहले मेरे को ध्यान है आज से 15-16 साल पहले कोई व्यक्ति योग वगैरह में इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, ना ही इसको करते थे। मगर अब लोगों को इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। इवन गवर्नमेंट ने योगा डे तो बन रहा है 21 जून को, मगर उसके लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए 100 दिन का काउंटडाउन प्रोग्राम करवाती है योगा का, जिससे लोगों को उसके प्रति आकर्षण पैदा हो, लोग उसके प्रति जागरूक हो, लोग इसको जान पाए। पहले के टाइम पर कभी भी स्कूलों के अंदर योग टीचर नहीं रखे जाते थे, मगर अब सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में योगा टीचर कंपलसरी हो चुके हैं।
इसके अलावा जितने भी स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं वो भी धीरे धीरे योगा टीचर्स को अपने स्कूल में रख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए, जब योग बच्चा बचपन से कोई चीज करता है तो वो उसके दिल में, उसके मन में बस जाती है। तो हमारे सरकार का भी ये सोचना है, और जो हमारे आयुष के बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं जिन्होंने ये बनाया है कि योगा को, आयुष पद्धति को हम पढ़ाई से जोड़े, बचपन में ही बच्चों की पढ़ाई से जोड़ा जाए, जिससे कि वो बचपन से इस चीज को सीख पाए। तो जब वो बड़े होंगे तो वो अपने आप इसको अपना पाएंगे, क्योंकि जब बचपन से कोई व्यक्ति सीख रहा है तो उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, उसके जहन में बैठ जाती है। फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें उसको नई तरीके से चीज को सिखाना पड़े। तो स्कूल लेवल्स पर, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, वेलनेस सेंटर, भारत सरकार और राज्य सरकार कई जगह वेलनेस सेंटर खोल रही है गवर्नमेंट के, जिसमें पब्लिक को योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट दिए जा सके, निःशुल्क दिए जा सके। और जब वो निःशुल्क एक तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई, इस पद्धति में बहुत आराम मिल रहा है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए जो हमारे देश का जो बजट है, स्वास्थ्य के ऊपर कितना खर्च करना पड़ता है। योगा और नेचुरोपैथी ऐसे ट्रीटमेंट है कि अगर इनकी चीजों को जीवन में अपनाया जाए तो हमारा जो देश का स्वास्थ्य के प्रति जो बजट निकाला जाता है, जो हर साल जो बजट होता है, जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसमें खूब बचत होगी। तो इसलिए भारत सरकार तो बहुत जोर शोर से इस पद्धति को बढ़ाने का काम कर रही है, और मेरा तो ये मानना है कि ये आयुष पद्धति के लिए स्वर्णिम युग है, ये जो पिछले 8-9 साल से चल रहा है। ऐसा हेल्प कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाई। जी जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या योग और प्राकृतिक चिकित्सा को मुख्य धारा की चिकित्सा प्रणाली में पूरी तरह से शामिल किया जा सकता है? अगर हाँ, तो इसके लिए कौन कौन से बदलाव जरूरी होंगे ताकि ये आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित कर सके? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत है, जायज प्रश्न है, और इसको करने के लिए श्रम बहुत चाहिए। जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी सरकार जिस दिशा में योग, नेचुरोपैथी को बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उनका विजन यही है कि आने वाले समय में इसको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। देखिए, एलोपैथी की जो साइंस है उसको पहले इतना बढ़ावा दिया गया है कि हमारे, अब तो जहां तक मैं समझता हूँ, हर कोई व्यक्ति बुखार है तो उसको मालूम है कौन सी गोली लेनी है, दस्त हो रहे हैं तो उसको मालूम है कौन सी गोली लेनी है, सर दर्द है तो कौन सी दवाई लेनी है। उसका कारण यह है कि उन पद्धतियों का खूब प्रचार प्रसार ढंग से हुआ तो वो मुख्य धारा में जुड़ गई। मगर अभी जो हमारी भारत सरकार है और जो हमारी राज्य सरकारें हैं, वो इस तरीके से योग, नेचुरोपैथी को बढ़ाने का काम कर रही है कि आगे आने वाले समय में ये बहुत इजीली मुख्य धारा में जुड़ जाएगी। एकदम से कोई चीज तो की नहीं जा सकती, उसके लिए सतत प्रयास जरूरी है। मगर गवर्नमेंट का जिस लेवल पर प्रयास हो रहा है वो ये चीज दिखा रहा है कि उनका विजन है कि आने वाले समय में ये मुख्य धारा होनी चाहिए। हमारी देश की चिकित्सा पद्धति जो है वो ही मेन चिकित्सा पद्धति के रूप में काम करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले 10 से 15 साल जरूर लगेंगे, ये मुख्य धारा में जरूर है। जी, अंत में आप खुद एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ इस जीवन शैली के अनुयायी भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को कैसे अपनाते हैं? क्या कोई खास दिनचर्या है जिसे हमारे दर्शक भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं? देखिए, ये एक मैं हमेशा कुछ लोगों को बताता भी हूँ और एडवाइस भी करता हूँ। योग, प्राकृतिक चिकित्सा की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं अपनी जीवन शैली में अपनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपनाए। जब भी हम भोजन करते हैं, देखिए हम सबने सुना हुआ है कि एक कौर को 32 बार चबाना चाहिए, मगर हम में से कोई लोग नहीं चबाते हैं, 2-4 बार में निगला और फटाफट खाना निगल लेते हैं। तो एक तो ये आदत सबको डालनी चाहिए। देखिए, जो दांतों में जो नुकीलापन है, जो हमारी लार में जो एंजाइम्स है, वो आंतों में नहीं, तो जो मुंह का काम है उसको मुंह को ही करना है। तो खाना जब भी आप खाने बैठे, एक कौर को 32 बार चबाएं। जब खाना अच्छी तरह आप चबा पाएंगे तो वो अच्छी तरह पचेगा भी और शरीर को अच्छी तरह लगेगा भी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। दिन भर में हर एक व्यक्ति को 10 से 12 गिलास पानी, 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप भोजन करें तो आपके पेट की इक्वेशन ऐसी रहनी चाहिए कि 50% भोजन, 25% पानी, 25% हवा। मतलब कि जब भी हम खाना खाएं तो बिल्कुल गले तक नहीं खाएं। आपका खाना, भूख से आप आधा खाना खाएं। शुरू में 2-4 दिन, 5 दिन अटपटा लगेगा आपको,
मगर आपकी आदत बन जाएगी तो भोजन इतना करना चाहिए कि वो 50% भोजन रहे, आपका पेट 25% पानी से भरा रहे और 25% उसमें वैक्यूम हवा रहनी चाहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अधिकतर मैं देखता हूँ लोग खाना इतना खा लेते हैं कि फिर उनको अगर बोला जाए कि अरे आधी रोटी और खा लो, अरे नहीं साहब अब हिम्मत नहीं। आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए। पेट हमेशा 50% भोजन के टाइम पे 50% भोजन से भरा रहना चाहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। पेट की आंतों को भी गुंजाइश मिलेगी, जगह मिलेगी खाने को पचाने के लिए। अगर वो फुल पूरी लोडेड हो गई तो पचाने में, उसको मूवमेंट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। आप एक छोटी सी चीज है, हमारी नेचुरोपैथी योगा बोलती है कि रोग का कारण है विजातीय द्रव, और विजातीय द्रव इकट्ठा होते हैं पेट में। मॉडर्न साइंस बोलती है बीमारी का कारण है वायरस, बैक्टीरिया, वो अपना घर बनाते हैं पहले पेट में। तो पेट सबसे ज्यादा जरूरी। पेट को अगर हम साफ के रखेंगे, पेट को मुलायम रखेंगे, तो व्यक्ति ज्यादा टाइम तक स्वस्थ रहेगा, दीर्घ आयु होगा। देखिए, दीर्घ आयु हो और तबीयत खराब रहे तो उसमें मजा नहीं है। स्वस्थ दीर्घ आयु जीना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये 3 चीजें अपनी लाइफ में पहले आप डाल लें। श्योर, शर्तिया, आप खुद एक्टिव महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जी, तो ये थे डॉक्टर एकलव्य बोहरा, जिनसे हमने जाना कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा किस तरह हमारी सेहत को संवार सकते हैं। आयुष्मान भव के जरिए हमारा उद्देश्य है इस प्राचीन भारतीय ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और जुड़े रहे हिंदुस्तान हॉटलाइन के साथ, जहां हम लाते रहेंगे आपके लिए और भी खास चर्चाएं। तब तक के लिए नमस्कार।